हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है रितिका और मैं हूं आपकी मेंटर फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो आप सब जानते हैं आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन फॉर द ईयर 2023 आ चुकी है बम्पर वैकेंसीज के साथ। 291 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 222 वैकेंसीज हैं जनरलिस्ट पोस्ट के लिए। तो डीईपीआर और डीएसआईएम को मिला के 291 वैकेंसीज हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो ग्रेड बी की पोस्ट है, मैनेजर इन आरबीआई बनने की पोस्ट है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। तो आप कोई भी ग्रेजुएट हैं, बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीएड, आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है विद 60% ऑफ मार्क्स, आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और बातें मैं आपके साथ करना चाहती हूँ एलिजिबिलिटी को लेके। जो आपकी एज है एलिजिबिलिटी की, वो है 21 ईयर्स से 30 ईयर्स तक। अगर आप 21 साल कंप्लीट कर चुके हैं इस साल में, आप एलिजिबल हैं। और 30 ईयर्स है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो जनरल कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, उनके लिए 30 ईयर्स है। रिलैक्सेशन मिला है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 5 सालों का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। फिर हम मिलेंगे हमारे एक्सपर्ट मेंटर से, जो कि आपको गाइड करने वाले हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। जो इसकी फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होगी 9 मई से, हो चुकी है एक्चुअली। 9 मई से 9 जून, 1 महीना दिया है आरबीआई ने आपको फॉर्म भरने के लिए। और पेपर के लिए और भी ज्यादा समय दिया है। 9 जुलाई को फेज 1 होने वाला है। तो अगर आप आज से भी अपनी तैयारी शुरू करें, आप देख सकते हैं आपके पास 2 महीने का समय है, विच इज नॉट लेस एट ऑल। स्पेशली अगर आपने बैंकिंग का पेपर दिया है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अगर आपने प्रिपेयर किया है, तो फिर तो ये समय आपके लिए अच्छा खासा है। मैं ऐसा नहीं कह रही आसान होगा, सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये कंप्लीट कर जाते हैं तो जो मंजिल मिलेगी ना, वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि मैनेजर बनना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, टॉप लेवल बैंक ऑफ द कंट्री, बैंकर टू द बैंक्स कहा जाता है इसे, बैंकर टू द गवर्नमेंट कहा जाता है इसे। तो यहाँ पहुंचेंगे आप। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, फेज 1 के अलावा फेज 2 की डेट भी आ चुकी है 30 जुलाई। तो फेज 1 फेज 2 के बीच में जो गैप है वो थोड़ा कम है, तो तैयारी उसकी अभी से करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, इंटरव्यू होता है इस पेपर में, इंटरव्यू की डेट्स अभी नोटिफाई नहीं की गई हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ खास बातें इस एग्जामिनेशन के बारे में जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए बिफोर यू फिल द फॉर्म। अभी थोड़ा सा और जानने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस पोस्ट पे आपको क्या पर्क्स मिलते हैं या कैसी पोस्ट है, हम बुलाते हैं आपके मेंटर, एक्सपर्ट मेंटर हैं जो आरबीआई के, वीर आशुतोष सर को। थैंक यू मैम। देखो दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी वैकेंसी जो है, इसके बारे में थोड़ा सा मार्केट में उतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। हाँ, पता तो रहता है, लेकिन ठीक है, प्रिपरेशन एस्पेक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके फेवरेट मेंटर्स हमारे साथ सारे हैं, आशीष सर हो, वैभव सर हो, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दे विल बी ज्वाइनिंग अस। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी जिस लेवल पे ये रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता देता हूँ। देखिए, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन में यूपीएससी क्वालिफाई करके आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनते हैं, तो दे आर दी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसी तरह से बैंकिंग सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो आरबीआई ग्रेड बी लेवल पे रिक्रूट किए जाते हैं। एंड जो पर्क्स एंड सैलरी यहाँ पे होती है, दैट इज हाईएस्ट, इवन हायर देन दी सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इवन हाईएस्ट, अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर मैं एक ग्रेड बी मैनेजर की सैलरी के बारे में बात करूं, इंक्लूडिंग पर्क्स एंड अलाउंसेस, इनकी सैलरी की वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। बट फिर भी मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन दूं तो जो टेक होम कंपोनेंट रहता है वो अराउंड 1.3-1.4 लाख के आसपास रहता है। उसके अलावा यहाँ पे लीज अकोमोडेशन वगैरह, तो मतलब मंथली जो सीटीसी आपका रहेगा वो अबव 2 लाख यहाँ पे रहने वाला है। गुड इवनिंग गाइस, और अपनी क्वेरीज के साथ यहाँ पे अपनी रेडी रहिए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं। ठीक है, तो देखो, ग्रेड बी हर बैंकर का कहीं ना कहीं एक सपना रहता है। कोई अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, तो या तो आपको इस वैकेंसी के बारे में अपडेटेड नहीं है, या फिर आप आज नहीं तो कल जब आप बैंक में पहुंच जाएंगे, आप एसबीआई पीओ हो, आप आईबीपीएस पीओ या इवन आरआरबी पीओ, इवन क्लर्क पीओ, तो आपको कहीं ना कहीं इस जॉब के रिगार्डिंग फैसिनेशन बढ़ने वाला है। तो क्यों ना इसकी तैयारी आज से की जाए। और इस तैयारी के लिए जो अड्डा 24/7 लेके आया है वो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच। एंड दोस्तों, उसके बारे में आपको बताएंगे हमारे वैभव सर। तो वैभव सर प्लीज, वैभव सर एंड आशीष सर प्लीज आ जाइए, एंड बच्चों को थोड़ा सा जो हम यहाँ पे ग्रेड बी में कैसे हेल्प करने वाले हैं, प्लीज। हाँ भाई, तो सर आशीष सर
आप सबसे पहले मुखातिब आप होइए, फिर उसके बाद हम लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे चलते मेरी 8 बजे क्लास भी है हैं। एक हाँ सर। और मेरी स्थिति आप लोगों को दिख भी रही होगी, होता नहीं है वो, देखा है जब घर बनना होता है तो सामान पहुंचाया जाता है, तो पुराने ज़माने पे किस पे सामान पहुंचाया जाता था? सर वो नहीं बोल नहीं सकते। तो वही स्थिति हमारी हो चुकी है, काम करते 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 सुबह 3 बजे सोए, फिर उठ गए, फिर से पीपीटी और हाँ चलो उठते हैं, हाँ स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप लोग फटाफट एक बारी क्लास को शेयर कर दो यार, और आई होप कि बहुत सारे लोग होंगे जो फॉर्म फिल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आरबीआई ग्रेड बी पेपर मैं देने जा रहा हूँ। हाँ वही चीज मतलब मुझे ये रियलाइज हो चुका है कि पेपर तुम्हारा नहीं हमारा होने वाला है, क्योंकि हमें भी तो पता है कि यार हमारा पढ़ाई हुआ आना चाहिए, तो पेपर तुम्हारा नहीं पहले हमारा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य बनाने के लिए हमें वो हर एक प्रयत्न करने हैं जो कि सच में मेरे दोस्त हकीकत बनने चाहिए। अब देखो दोस्त, इस बैच में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं पहले वो समझना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल अवेयरनेस सेक्शन फेज 1। फेज 2 के बारे में बाद में सोचना, क्योंकि फेज 1 के बारे में पहले सोच लो कि यार फेज 1 नहीं निकला तो फेज 2 का क्या करोगे। ठीक है, लेकिन फेज 2 में जो टीम है ना आपके पास मेरे भाई, मैं खुद उनसे सीख रहा हूँ। ओके, वीर सर, रितिका मैम, यार मेरी मतलब सुपर है, मेरे दोस्त सुपर है। इनको अपने फील्ड में वो नॉलेज है ना, और जहाँ भी ये रहे हैं वहाँ इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, झंडे गाड़े हैं, और इस वजह से वो जगह बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, और इसी वजह से वो हमारे साथ हैं। कल को वो भी हो सकते हैं हमारे साथी हो मेरे भाई। तो मुद्दे की बात ये है, इस बात को जरा समझना ध्यान से, कि ये जो फेज 1 है, इस फेज 1 में जनरल अवेयरनेस सेक्शन की जो कट ऑफ जाती है वो सर वैभ सर अराउंड 20, अभी तक 16 या 20 या 12 ऐसे रही है। तो आपको मान के चलना है, देखो गेम समझो, 200 नंबर में से आपको 1/3 लाना है। 60 कहते हैं ना, एक तरीके से ये समझो 1/3 क्यों लेकर आना है, 66 के अराउंड कट ऑफ रही है, तो आप 70 भी मान लो, 70 गुणा 3 कर लोगे तो मेरे भाई 210 नंबर बनते, 200 का तो पेपर ही हो गया आपका। तो आपको अगर 70 नंबर आपने क्लियर कट उठा लिए, फेज 1 तो क्लियर हो गया, और पेपर का लेवल इजी आया तो थोड़ी कट ऑफ अच्छी जाने वाली है। पिछले 2 साल का पेपर नेक्स्ट लेवल रहा है, और जीए उसमें सुपर नेक्स्ट लेवल रहा है, और अगर इसी तरीके का पेपर रहता तो इसका मतलब मानना अराउंड कट ऑफ उतनी रहेगी, वही आपको 65 70 मैक्सिमम गई तो 75 मान लो, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको अपनी बेंचमार्क सेट करनी है, आपको 75 लेकर आने, और 75 में से कोशिश ये करनी है कि आपको मेरे दोस्त जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वहां से मैक्सिमम पिक करना है, क्योंकि यहाँ की रीजनिंग और मैथ बहुत ईजी नहीं आती है, और सुपर लेवल मैथ आती है। मैंने देखा है लोगों को परेशान होते हुए मैथ को लेकर, रीजनिंग को लेकर परेशान होते हुए, कहते हो भाई पीओ से लेवल ऊपर रहता है। तो ऐसे में जनरल अवेयरनेस सेक्शन को आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो वेटेज है वो 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स हैं। मतलब आप 200 में से अगर देखते हैं तो मेरे दोस्त 80, अगर आप परसेंटेज वाइज भी अगर निकालते तो 40% वेटेज मेरे दोस्त सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा मार्क्स देता है। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, प्रॉब्लम है। 25 मिनट है, 25 मिनट है, और 25 मिनट में आपको 80 नंबर उठाने हैं, जहां पेपर आपका स्टेटमेंट बेस्ड आने वाला है। जैसे हम लोग अभी रितिका मैम और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की, और उसे पढ़ाने में और बनाने में ही हमें मेरे दोस्त लगभग 1 घंटा लग गया था, और उसे एक्सप्लेन करने में शायद 5 मिनट लगे होंगे। ठीक है, अब वो उस जैसे कंटेंट को बैकएंड टीम इतना क्रिएटिव तरीके से बना रही है कि वो आपको 5 मिनट क्या और कम टाइम लगे, क्योंकि 25 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, और 25 मिनट में से 80 क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। और वहां पर जो क्वेश्चन रहने वाले, अगर उसमें वॉल्यूम मेरे दोस्त स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का हो गया, मैं गारंटी दे रहा हूं आप 80 के 80 पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए तो आप 80 के 80 पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना कम समय है वो। तो उसमें अगर वेटेज मेरे दोस्त 1 लाइनर की ज्यादा रहती है, फिर ऐसा रहता है कि 21 लाइनर है, ठीक है, 30 लमसम डेटाबेस है, बाकी के मेरे दोस्त जितने बनते 30 यहाँ पर स्टेटमेंट बेस है, तब जाके हम लोग कहीं ना कहीं मेरे दोस्त मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे। काफी रिपोर्ट्स हम लोगों को डिस्कस भी करनी है, बहुत कुछ है यार। ठीक है, अभी मैं बोलने भी बैठूंगा ना यहाँ पर तो सेशन कम पड़ जाएगा, इतना सब कुछ हम लोग उसमें कवर करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स भी रहेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी रहेगा, स्टैटिक जीके भी रहेगा, आरबीआई के सर्कुलर रहेंगे, आरबीआई की प्रेस रिलीज रहेंगी, जितनी भी रिपोर्ट रहती हैं, ओके, नेशनल इंटरनेशनल सारी हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपको फेज 2 में भी मदद करेगा। ओके, जब आप मेरे दोस्त फाइनेंस की तरफ जाएंगे, पेपर 1 या पेपर 3 की तरफ जाएंगे, तो वहाँ रितिका मैम और वीर सर तो हैं ही, बट फिर भी मेरे दोस्त जनरल अवेयरनेस सेक्शन अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो और साउंड करते हो तो ये फेज 2 में पेपर 1 और 3 में तो रहेगा मेरे भाई। इवन इंटरव्यू में भी आपको ये मदद करने जा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू में डेफिनेटली मेरे दोस्त वो फाइनेंस रिलेटेड ही पूछने जा रहे हैं। आरबीआई ग्रेड बी में नॉर्मल इंटरव्यू भी नहीं रहने वाला है। क्या कहेंगे वैभ सर? सर बिल्कुल सही। और भाई आप लोगों को बता दें कि सर 60% मस्ट है, नहीं भाई 60% मस्ट है। जैसा कि यहाँ पर ये साफ साफ इन्होंने बोला है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और 60% मैंडेट है आपका। डीएसआईएम में 55% मास्टर्स होनी चाहिए, और डीईपीआर में भी 55% मास्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें यार, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो गाइज आपके लिए यहाँ पर बता दें कि आपका आरबीआई ग्रेड बी का जो बैच है वो आपका स्टार्ट होने वाला है 16 मई से, 16 मई से आ रहा है, जो आपका फेज
1 से लेके इंटरव्यू तक का बैच होगा, यानी कि आपका फेज 1 हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है, आपके फेज 2 में भी रहेंगे और आपके इंटरव्यू में भी रहेंगे आपके साथ तक। या और आपको बता दें, यहां पर आपको यह सारी चीजें दिख रही हैं, आपको यहां पे दिख रहा होगा फ्लेक्सिबल लर्निंग, यानी कि एक्सेस ऑल द रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि अगर सपोज दैट कि कोई वर्किंग है या फिर अब किसी कारण से क्लास नहीं हो पाती है तो वो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको बाद में एक्सेस कर सकते हो आसानी से। कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट की अगर हम बात करें, 300 आवर्स की क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस, जो आपको एक एक चीज़ आपको रिसर्च्ड होंगे, आपको कंटेंट R&D जो टीम होती है हमारी उसके द्वारा कंटेंट दिए जाएंगे, और इनफैक्ट हम लोग का मेहनत तो रहेगा ही रहेगा साथ में, ठीक है। नोट्स एंड गाइड्स, अगर हम नोट्स और गाइड्स की बात करें, जो हम लोग PPT आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी जिस PPT से हम लोग कवर कराते हैं, पढ़ाते हैं, वो PPT एनोटेशन के साथ आपको दी तो जाएगी, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे। हम लोग नहीं लिखे रहेंगे, बट हाँ आपका प्रॉपर हम ही लोगों का नोट्स होगा, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वही आपको दिया जाएगा वहाँ पर। फिर बात करें एक्सपर्ट गाइडेंस की, आपका नॉर्मली अभी आप यहाँ पे दिख रहे होगा कि 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, आप देखा होगा कि आपका फेज 2 के फैकल्टीज या फेज 1 आप लोग हम लोग से तो मुखातिब होते ही हो डेली, ठीक है, कंप्लीट। हाँ सर, ये बताने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, exactly। आप जिसके साथ जुड़ रहे हैं वो अड्डा 247, और हम लोगों का टारगेट है मेरे दोस्त, नेक्स्ट टाइम सबसे पहले सक्सेस स्टोरी यहाँ से हो निकल के आए। Exactly, जब बच्चे का सिलेक्शन हो तो जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार रिजल्ट दिए तो नेक्स्ट टाइम दें, और ये सारी चीजें तो देखो दोस्त अंडरस्टूड है, ये आपका हैंड ये सब नॉर्मल चीजें है यार, आपको हमेशा होता है क्लियरिंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि है क्या ना दोस्त, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ओके। और आरबीआई ग्रेड भी डिमांड करता है आपको स्कैटर्ड स्टडी ना करो। स्कैटर्ड मतलब आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पीडीएफ से भी पढ़ रहे हो, आप लाइव क्लासेस को भी देख रहे हो, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को। आपको इन्वेस्ट तो करना है, बट इतनी ज्यादा जगह इन्वेस्ट नहीं करना। अगर एक राइट वे आपको मिल रहा है, एक सही रास्ता आपको मिल रहा है, उस रास्ते पे चलना है, और जो टीचर्स, जो फैकल्टी आपको बोल रहे हैं गाइडेंस देने, उनको जो गाइडेंस दे रहे हैं उसको फॉलो करना है, क्योंकि दोस्त जो भी यहां पर हैं वो बेस्ट है, ओके। और इवन जहां पर भी सब है मेरे दोस्त, सभी बेस्ट है, बट आपको ये समझना है कि आपको चूज कहां पर करना है, ओके। आप एक जगह कनेक्ट रहिए, उनको फॉलो करिए मेरे भाई, और उन क्लासेस को फॉलो करिए। आपके लिए हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स इसलिए रखे हैं कि अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, आप उन हैंड रिटन नोट्स को रखिए मेरे भाई, आराम से प्रिंट मारिए, ओके। करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मिलेगी यहां पर। एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको मिलेगी। हर एक चीज आपको यहां पर अवेलेबल कराई जाएगी कि आप आराम से उसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप नोट्स बनाएं, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं, मेरे सेशन में आपको मैं क्लियर बोलूंगा, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, पेन उठाना ही नहीं है आपको। आराम से प्रिंट मारो फाइल को और आराम से मेरे दोस्त पढ़ते रहो। मैं बोल रहा हूं उसको मेरे दोस्त हाइलाइटर से हाईलाइट करते रहो। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी मेहनत कम से कम हो, उसके लिए हमारी मेहनत बढ़ने वाली है, बस इतना समझने की आपको जरूरत है। ट्रस्ट करिए, निश्चित तौर पे मेरे दोस्त अगली बार और ज्यादा हम लोग सिलेक्शन लेकर आएंगे। इस बार तो टारगेट हमारा मैक्सिमम सिलेक्शन देने का, और उससे भी आगे मेरे दोस्त और ज्यादा सिलेक्शन देने का है। अब इसमें क्या क्या है वीर सर, मैम प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखो दोस्तों, सर ने एक बहुत ही अच्छी बात की है, एंड कहीं ना कहीं देखो जो सर ने बोला ना कि आपको राइट प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, एंड बहुत ही फोकस्ड होनी चाहिए। तो देखो करंट अफेयर का सर ने बता दिया, करंट अफेयर का मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन इज आशीष सर एंड वैभव सर। देन अगर आप जानते हो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, एंड नॉट वन ऑफ द, इट इज द बेस्ट, ठीक है। तो ये जो कोर्स है दोस्तों, ये काफी इलेबोरेटिव होने वाला है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। फेज 1, फेज 2 एंड इवन इंटरव्यू के लिए भी जो हमारा पैनल है, दैट इज द एक्सपर्ट रिटायर्ड मेंबर्स, वेरी सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द आरबीआई एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज। तो मैम प्लीज अगर आप थोड़ा सा बच्चों को और कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दें, एंड देन। देखिए, जैसे आपको सर लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, कोर्स में सब कुछ कवर्ड मिलेगा आपको, और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कि आपकी मेहनत, देखो आपको ही मेहनत करनी है, पेपर आपको देना है, पर आप जो पढ़ के जा रहे हो पेपर देने, वो बेस्ट होना चाहिए। वो बेस्ट देने का जिम्मा हमने उठाया है, ठीक है। तो जैसे सर ने आपको बताया कि जीए की इंपॉर्टेंस बताई और कैसे सर पढ़ाने वाले हैं, ऐसे ही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपके एक्सपर्ट मेंटर सौरभ सर आपके साथ रहने वाले हैं, शांतनु सर, उदिशा मैम, जिनसे आप, मैं श्योर हूं कि पढ़े ही होंगे कभी ना कभी, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं फेज 2 की। देखिए फेज 2 जो है आपका आरबीआई का, उसमें 3 पेपर्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ईएसआई और एफएम। ईएसआई और एफएम में क्या होता है कि आपने सब्जेक्ट्स ये इतने कॉमन नहीं है कि आपने पहले कहीं पढ़े हों, तो स्पेसिफिक टू एग्जाम कहते हैं ना, जैसे कि इस पेपर में ही आना है वो सब्जेक्ट, ये वैसे सब्जेक्ट्स हैं। और अब हम देख चुके हैं कि 2 महीने आपके पास हैं तैयारी के लिए, है ना। तो हम शुरू करते हैं, कैसे तैयारी करेंगे हम, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं सर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से शुरू करते हैं। क्यों ना उदिशा मैम आए और वो हमें बता पाएं कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वो कैसे कराने वाली है, फिर हम चलेंगे ईएसआई और एफएम की तरफ। That's very nice, ma'am.
Thank you so much for this beautiful start of the session and ऐसा लग रहा है we have all come very well planned and can I change the slide maybe? Thank you ma'am. तो see what happens is मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ स्टूडेंट्स से कि I just need a blank slide. Do we have one? Why are people calling me? So ma'am just can I take like 1 minute? Yes. तो हम क्या करते हैं, मैम अभी आ रही हैं वापस आपको इंग्लिश का बताने के लिए। मीनवाइल ऐसा करते हैं, ESI बताना शुरू कर देते हैं आपको, और थोड़े से डाउट्स भी ले ही लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रेजुएशन एज लिमिट को लेकर डाउट्स आ रहे हैं। देखो 55% ग्रेजुएशन में है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर SC हो, ST हो, PWD कैंडिडेट हो तब 55% से भी फॉर्म भर सकते हो आप। ठीक है जी। एज मैंने आपको बता दी है 21 से 30 इयर्स होनी चाहिए। मैडम प्लीज। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी मुझे बीच में जाना पड़ा। दरअसल बात ऐसी है कि बैक टू बैक क्लासेस के बीच में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता ही रहता है। नॉन ऑल ऑनेस्टी गेटिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोगों को बात करनी है। देखिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को मैंने बहुत ही सिंपल, मैंने क्या किंजल मैम एंड बोथ ऑफ अस, हम लोगों के अपने अपने बैचेस हैं जिसमें हम आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के न्यूआंसेस सिखाने की कोशिश करेंगे, बारीकियां जिनको आप कहते हैं। अब सिंपल बात अगर आपको बताऊं तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप अच्छे से अंग्रेजी लिखना सीख लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपकी आंसर स्ट्रक्चरिंग फ्रेमिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। देयर आर 3 बेसिक एस्पेक्ट्स जिस पर हमको काम करना होता है। सबसे पहला ऑफ कोर्स हमारे लिए होता है ग्रामर का नॉलेज। करेक्ट, ग्रामर के नॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सिंपल चीजें चेक करी जाती हैं। ज्यादातर टाइम्स में स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन या ये अजम्पशन होता है कि हम जितना ऑर्नामेंटल बना करके लिखेंगे उतना अच्छा होगा, यानी कि बड़े शब्दों का इस्तेमाल, जार्गन्स का इस्तेमाल, इस तरीके के कंफ्यूजन्स होते हैं दिमाग में स्टूडेंट्स को। बट ऐसा होता नहीं है। आपका ऐसे हो जाए या आपकी प्रेसी हो जाए या फिर आपका कोई भी आंसर हो जाए, उसमें क्लैरिटी कितनी है, यानी कि आपका जो थॉट है, जो आप समझाना चाह रहे हैं, वो कितने अच्छे से पहुंच पा रहा है किसी तक, ये आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। इसी के अंदर आपके जो बेसिक्स ऑफ ग्रामर होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो जाए या फिर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूटिलाइजेशन हो जाए, नाउन प्रोनाउन का अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन हो जाए, ये ज्ञान आपके पास होना चाहिए। व्हिच आई एम थिंकिंग कि डेफिनेटली शुरुआत की कुछ क्लासेस में आपको वो ग्रामर के साथ फेमिलियरिटी बढ़वाई जाएगी। नंबर 2 जो हमारा बेस होता है, क्लियरली हमारे पास वोकैब, अप्रोप्रिएट वोकैब, फॉर्मल वर्ड्स एंड इनफॉर्मल वर्ड्स, कौन से वो वर्ड्स हैं जो कि शायद आपकी क्वालिटी ऑफ एसे को एनहांस कर सकते हैं, उन पर भी हमें बात करनी होगी। बट देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम एक थॉट को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं, विमेन एम्पावरमेंट आपने बहुत सुना होगा, हर जगह ये टॉपिक एक्सपेक्टेड होता है, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पीपल थिंक दैट आई नो ऑफ इट। एक अजम्पशन होता है हमारे दिमाग में कि मैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत कुछ जानता हूं या बोल सकता हूं, लेकिन जब हमें रियलिटी में वो टॉपिक मिलता है या कोई भी ऐसा टॉपिक मिलता है तो यही अजम्पशन हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान क्रिएट करता है या कॉज करता है। लेट मी टेल यू कि आप जितने ज्यादा टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके जाएंगे और आपके पास वर्ड लिमिट और टाइम के अंदर अंदर उस थॉट को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होगी, तभी जाकर के आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का सेक्शन सबसे शानदार तरीके से निपटाया जा पाएगा। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारी जो डेली रीडिंग की हैबिट है ना, उसको बहुत अच्छे से करते रहना है। एंड देन यहाँ पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। सो टॉपिक जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं जिनके ऊपर, या जो लगातार खबरों में बने हुए हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके बाकी सब्जेक्ट से भी आप पढ़ते हैं, है ना सर? क्यों सर? कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि ये लोग आपके सब्जेक्ट्स या मैम के सब्जेक्ट्स में अक्सर पढ़ते होंगे, एंड देन दे एंड अप गेटिंग एन एसे मे बी ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इटसेल्फ। करेक्ट? तो हम इन सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिस करके विद सॉलिड डेटा ड्रिवन पॉइंट्स, हमेशा मैं ये कहती हूँ यार तुम अगर एक एग्जाम्पल भी दे दोगे ना, तुमने कोई भी स्टेटमेंट दिया है अपने एसे के अंदर या किसी भी ऐसे राइटअप में और तुमने थोड़ा सा डेटा वहां पर प्रोवाइड किया है, तो दैट गिव्स मोर वैलिडेशन टू द पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक एट द मोमेंट। सो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए थोड़ा सा आपके ग्रामर पर काम, आपकी वोकैब पर काम, एंड देन अ लॉट ऑफ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इज गोइंग टू टेक अस द long way and going to make us better in that particular section. Now I'd request Ritika ma'am to take it over from here.
थैंक यू सो मच मैम। तो वेलकम मैम। फेज 2 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की पूरी मैम ने आपको बता दिया कि क्या प्लान चलने वाला है, कैसे पढ़ने वाले और क्या करना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विच इज़ ऑफ 100 मार्क्स के बाद हम आते हैं ESI पे। तो 3 पेपर है हमारे, इंग्लिश, ESI, FM। ESI भी 100 मार्क्स का है, FM भी 100 मार्क्स का है। लेकिन ना एक थोड़ा सा चेंज है ESI और FM में। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आपको नहीं पता था तो। आधा पेपर आपको टिक करना है, आधा लिखना है। तो हम जो ESI पढ़ेंगे आपके कोर्स में, वो इसी तरह पढ़ेंगे कि हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आपके सामने दिखता है, और उसके अलावा इवन राइटिंग पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जो देखिए राइटिंग है ना ESI की स्पेशली, या FM की भी अगर मैं बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बस एक क्वेश्चन आ गया और आपने लिख देना है। देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू फॉलो। कोई भी जब आप आंसर लिखते हैं तो एक फॉर्मेट फॉलो करना है उस आंसर को लिखने का। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं आंसर लिखने के कि अगर वो चीज़ें आपके आंसर में हुई तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। वो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, जो आशीष सर आपको बता रहे थे, रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे वो, तो जो आप पढ़ रहे हो अपने GA में, जो पढ़ रहे हो फेज 1 में, स्मार्टली उसे कैसे यूज करना है फेज 2 में, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि खिचड़ी तो सभी बनाते हैं, खिचड़ी में अच्छा तड़का लगा के जो देगा मार्क्स उसको मिलेंगे। क्योंकि आपका जो आंसर होगा ना, स्पेशली अगर आपको, बहुत बच्चे में आई एम श्योर ऐसे हैं जो आंसर लिखने के बहुत हैबिचुअल नहीं हैं, बहुत समय से आंसर्स लिखे भी नहीं हैं। वो आंसर्स लिखने का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच हम फॉलो करेंगे। आपके पूरे कोर्स को, जो आपका कोर्स का मतलब है जो सिलेबस है, उसको ब्रेक किया है हमने इन द चैप्टर्स फॉर्म। तो हर ब्लॉक बना दिया चैप्टर्स का। लाइव क्लासेस रहेंगी जहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, उनकी रिवीजन की जाएगी MCQs के थ्रू हर चैप्टर की। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जाएगी। एंड नॉट ओनली दैट, जो रेगुलर डाउट सॉल्विंग रहती है आपकी, अवेलेबल रहेंगे आपके एक्सपर्ट मेंटर्स, चाहे वो फेज 1 हो या फेज 2 हो। एक चीज़ मैं और कह देना चाहती हूँ आपको, जो फेज 2 है ना, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं फेज 2 को बाद में देख लूंगा या देख लूंगी। ये जो 1 मंथ होगा ना आपकी प्रिपरेशन का, इसमें आपको लेके चलना पड़ेगा फेज 2 को साथ। क्योंकि जो नंबर ऑफ डेज है ना, 21 फेज 1 और फेज 2 के बीच में, 9 जुलाई को आपका फेज 1 है, 30 जुलाई को आपका फेज 2 है। इन 21 दिनों में अब बहुत मेहनत करेंगे। तो 21 दिनों में कितनी मेहनत हो गई? 42 डेज जितनी। दिन रात एक कर दिया, ऐसा कहते हैं ना, दिन रात एक कर दिया, 42 डेज जितनी मेहनत। लेकिन उसको भी और ज्यादा करने के लिए हम अभी से तैयारी शुरू करेंगे, ताकि वो जो बाद वाले दिन है वो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर ना दें और आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर पाए। ठीक है? हर चैप्टर को आपको ये नहीं सोचना है कैसे पढ़ेंगे, नया है आपके लिए सब्जेक्ट, या आपने पहले पढ़ भी रखा हो। एग्जैक्ट उस अप्रोच में पढ़ाएंगे जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं, देयर आर 6 क्वेश्चंस जो ESI के 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर में आते हैं। सिर्फ 6 क्वेश्चंस इतने सारे चैप्टर्स में से, और वो 6 क्वेश्चंस में से आपको लिखने 4 ही क्वेश्चन है। तो कैसे इतना सिलेबस पढ़ के आप 4 क्वेश्चंस की मास्टरी कर सकते हो, वो करने वाले हम आपके बैच में। ठीक है? अच्छा, आपके डाउट्स हम कोशिश कर रहे हैं बीच बीच में लेने के लिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो इस सेशन के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप कमेंट में जाएंगे, तो वहां पे आपको ना एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी है जो अनरिजॉल्व रह जाती है, वैसे हम कोशिश करेंगे बिल्कुल अच्छे से उसको सॉल्व करें, पर फिर भी अगर रह जाती है, गूगल फॉर्म भरिए, आपको क्वेरी का आंसर मिलेगा आपके। ठीक है? विनायक पूछ रहे हैं कि मैम सिलेबस चेंज हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। RBI का फेज 2 का सिलेबस चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। जो ESI है उसमें कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, ऐड नहीं हुए हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है हमें, बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। क्योंकि वो जो चीज़ें डिलीट हुई हैं ना, उससे होगा ये कि पेपर में, आपके ESI के पेपर में जो वेटेज है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स, इन दोनों की वेटेज कहीं ना कहीं बराबरी पे आ सकती है। जिसका मतलब है सिलेबस भी पढ़ के जाना है और करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाना है। लेकिन मेजर चेंजेस हुए हैं फाइनेंस के सिलेबस में। FM के सिलेबस के चेंजेस और उसकी प्रिपरेशन टिप्स के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ आपके FM एक्सपर्ट वीर सर को। सर, चेंजेस की बातें बच्चे कर रहे हैं। यस मैम।
देखो दोस्तों, सिलेबस चेंज हुआ है लेकिन इतना रेडिकल चेंज भी नहीं आया है कि हमें टेंशन लेने की जरूरत है। बहुत इजीली, मैं हमेशा से बोलता हूं कि एफएम इज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी, मैंने आप लोगों को बता दिया है बैच में, और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो पुराना था उसी पैटर्न पे, बिल्कुल नहीं। देखिए जो टीम है ना, ये टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन इंडिया रिलेटेड टू दी, आप कहीं पे भी चेक करेंगे तो दीज मेंटर्स आर specialist in their particular domain. You can compare at any of the platform. You will never find a match of their caliber. ठीक है, तो जो अगर आपकी आरबीआई की तैयारी है, फेज 1 हो फेज 2, इसको इजी बनाना हमारा काम है, आपका काम है सिर्फ हमारे साथ जुड़ना। फ्री सेशंस आप लोगों के लिए यूट्यूब पे आते रहते हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप हमारे पेड कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो बैच है, इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर फेज 1, फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू। अब कुछ जनरल क्वेरीज थी, मैं बच्चों की बता देता हूं कि जैसे परसेंटेज रिलेटेड थी, एज रिलेटेड थी। देखिए जनरल कैंडिडेट 21 से लेके 30 की एज तक अगर वो है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 60% अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है, और अगर सपोज कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने मास्टर्स भी की हुई है और उसके ग्रेजुएशन में 60 नहीं थे बट मास्टर्स में उसके अबव 55% है, तो वो एलिजिबल है। ठीक है, तो या तो मास्टर्स में 55 से ऊपर हो या ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर हो। बाकी ग्रेजुएशन कोई भी बैकग्राउंड से हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, एग्रीकल्चर हो, बीटेक हो, मैकेनिकल, डजंट मैटर, ग्रेजुएशन है, यू आर एलिजिबल। अब ये जो कोर्स है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या ये महापैक प्लस का पार्ट है? जी हां, ये पैक जो है महापैक प्लस का पार्ट है। ठीक है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ बैंक महापैक, इट इज पार्ट ऑफ बैंक महापैक प्लस एंड रेगुलेटरी का महापैक। रेगुलेटरी का महापैक सिर्फ रेगुलेटरी एग्जाम्स को कैटर करता है, एंड बैंक महापैक प्लस रेगुलेटरी एज वेल एज अदर बैंक एग्जाम्स को कैटर करता है। एक छोटी सी चीज मैं दोस्तों बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका जब बैंकर बनने का सपना पूरा होगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक सपना और बनेगा, विच इज आरबीआई ग्रेड बी। तो तब तक वेट करने से अच्छा है तैयारी आज से स्टार्ट करो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करते हो तो आपके बाकी एग्जाम्स की तैयारी, वो आईबीपीएस पीओ हो, वो एसबीआई पीओ हो, क्योंकि आप उससे बेहतर लेवल की तैयारी कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी यहां पे हो रही है विद अ कंप्लीट सेट ऑफ बेस्ट ऑफ द मेंटर्स। ठीक है, तो दोस्तों दिस वाज अबाउट आवर आरबीआई ग्रेड बी कोर्स। ठीक है, तो आई थिंक मैम इट्स टाइम टू रैप अप। तो अगर आप बच्चों को थोड़ा सा बता दें कि इस कोर्स में एनरोल करने के लिए वो क्या कर सकते हैं प्लीज। देखो, आपको कोर्स में एनरोल करना है अगर, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वैसे तो वो आप कर ही लो डाउनलोड अगर आपके पास अब तक नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ना क्वालिटी कंटेंट, जैसे करंट अफेयर्स क्विजेज, डेली के प्रैक्टिस क्विजेज, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, ऐसा बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे फ्री में मिलता है, तो अपने पास प्लीज उसको रख लो। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं हमारा, तो मोबाइल ऐप से लोगे, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, मोर देन 75% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, वहां पे जाके आपको सिर्फ सर्च करना है आरबीआई ग्रेड बी। वहां पे आपको मिलेगा P2I कोर्स। P2I मतलब आपका फेज 1 से लेके इंटरव्यू तक के लिए गाइडेंस है उस कोर्स में, तो आप एनरोल कीजिए। इसके लिए आपको ये कूपन कोड जो सर ने यहाँ लिख दिया है, इसका यूज करना है, ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई हटा दो, सिर्फ ग्रेड बी, ये कूपन कोड यूज कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, नीडलेस टू से, मुझे लगता है आप समझ ही चुके हैं, आपके एक्सपर्ट मेंटर्स हर सब्जेक्ट के आ चुके हैं यहाँ पे आपको बताने के लिए। देखो पॉइंट इतना है कि हमने आपकी तैयारी करवाने की तैयारी कर ली है, ठीक है, तो अब आप शुरू कीजिए अपनी तैयारी। अभिजीत, वर्चस्व के रिगार्डिंग आपको जो हमारे डेडिकेटेड करंट अफेयर्स के मेंबर्स हैं या जो बैचेस के मेंटर्स हैं वो आपको अपडेट कर देंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। एंड आई थिंक दैट्स ऑल। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो दिस इज द कोड, ऐप के थ्रू एनरोल कीजिएगा, वहां आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिलता है। सो इट्स टाइम टू रैप अप, सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से।